OAB यानी कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, यह जो बीमारी है आजकल इसके बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार झा। डॉक्टर अमित कुमार झा कंसल्टिंग यूरोलॉजिस्ट हैं, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये OAB बीमारी है क्या और इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं? जी, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर OAB यानी इसका लिटरल मीनिंग होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। जब कोई भी अंग अपने नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा काम करने लगता है, जितनी उससे अपेक्षा नहीं उतना काम करने लगता है, तो हम उसे ओवर एक्टिव कह देते हैं। तो ऐसे ही तो समझना मुश्किल है, लेकिन ये मुख्यतः लक्षणों के आधार पर ओवर एक्टिव ब्लैडर की डायग्नोसिस होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला लक्षण दिन के टाइम ज़्यादा बार पेशाब करने जाने की इच्छा, जिसको हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन कहते हैं। दूसरा, रात के टाइम सो गए उसके बाद बार बार पेशाब जाने की इच्छा का होना, जिसको नॉक्टूरिया कहते हैं। और तीसरा जो सिम्टम होता है, जो सबसे अहम सिम्टम होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर में, वो होता है अर्जेंसी का। अर्जेंसी यानी कि पेशाब की इतनी तीव्र इच्छा जो कि पोस्टपोन्ड हम ना कर पाए, पेशाब लगे तो रोक ना पाए, तुरंत भाग के जाने की इच्छा हो जाए। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इससे पहले कि इंसान टॉयलेट तक पहुंचे उससे पहले ही अंडरवियर में कुछ बूंदें जो हैं यूरिन की लीक हो जाती है। तो इसको अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। पेशाब के लीक हो जाने को इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जब वो अर्जेंसी की वजह से लीक हो जाता है तो उसे अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी बार बार पेशाब दिन में जाना, बार बार पेशाब का रात में जाना, और उसके साथ अगर पेशाब की बहुत तीव्र इच्छा है, इसी सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर का नाम देते हैं। ओके, तो जो आपने लक्षण बताए हैं ये मुझे लगता है काफ़ी अलर्टिंग है और सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए जी। तो सर इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं जिस वजह से किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो सकती है? ओके, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के रिस्क फैक्टर्स और कारणों की मैं बात करूं तो पहला तो ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होता है। महिलाओं में भी ये चौथे दशक में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। पुरुषों में जनरली ये कम पाया जाता है, लेकिन 5वें और 6वें दशक में पुरुषों में भी ये कॉमन बीमारी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट की संबंधित समस्याएं भी रहती हैं। तो इसके वजह से जो ब्लैडर पे बुरा असर पड़ता है, पेशाब की थैली पे जो बुरा असर पड़ता है, उसके वजह से ब्लैडर ओवर एक्टिविटी हो जाती है। तो ये 2 अलग अलग पेशेंट ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें ये ज़्यादा ओवर एक्टिव ब्लैडर पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग मोटापे से ग्रसित हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उनमें हम न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर या न्यूरोजेनिक डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी का पाया जाता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ हैं, जिनको पार्किंसन डिजीज़ है, या जिनको किसी भी तरह से स्पाइनल कॉर्ड में कोई डिस्क प्रोलैप्स है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल अन्य बीमारी है जैसे कि स्ट्रोक हुआ है पहले, या पार्किंसंस डिजीज़ मैंने बताया। इस तरह से जो न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है उनमें भी ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत सामान्य रूप से काफ़ी कॉमनली जो है देखा जाता है। तो कुछ ये मुख्य कारण हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर के। ओके, तो ये तो बात हुई कारणों की, रीजंस की। सर किसी भी बीमारी का पता चल सके उसके लिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट। तो क्या क्या टेस्ट कराए जा सकते हैं जिससे हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर बीमारी के बारे में पता चल सके? जी, तो इस यहाँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ओवर एक्टिव ब्लैडर से पीड़ित हैं। कई बार वो कई डॉक्टर्स के पास, MBBS, गायनेकोलॉजिस्ट और कई तरह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मिस ट्रीट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स मान लिया जाता है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। इसीलिए ओवर एक्टिव ब्लैडर को भी उसी तरह से कई लोग एंटीबायोटिक के कई कोर्सेज देकर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना गलत है, इससे गंभीर साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी को होते हैं, हमारी किडनी में भी डैमेज हो सकता है। इसलिए जब इस तरह का कंफ्यूजन हो कि ये यूरिन इन्फेक्शन है या ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये बड़ी
इम्पॉर्टेंट सलाह है आपसे। यूरोलॉजिस्ट ही इसके लिए अधिकृत स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जब यूरोलॉजिस्ट आपको देखते हैं तो पहले आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। आपको कोई पहले से बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ तो नहीं, आपकी दवाइयाँ क्या क्या चल रही, दवाइयों की वजह से कभी कभी जो है ओवर एक्टिविटी ब्लैडर की हो जाती है। इसके अलावा आपको पहले कोई ऑपरेशंस तो नहीं हुए, आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी क्या है, आपके ब्लैडर डायरी बनाते हैं वो, जब आप दिन भर का जो पेशाब है उसका फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम दोनों चीज़ें एक ग्राफ में बना के लाते हैं तो उसको ब्लैडर डायरी कहा गया है। और उसके साथ साथ आप यह भी नोट करते हैं कि आपको कितने कितने बजे जो है यूरिन अर्जेंसी की समस्या हुई। ऐसी डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद आपके यूरोलॉजिस्ट आपका एग्जामिनेशन यानी परीक्षण करते हैं। उसके अलावा कुछ एक टेस्ट होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और बहुत ही स्पेशल केसेस में, न्यूरोलॉजिकल केसेस में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में या प्रोस्टेट के कुछ केसेस में यूरोडायनेमिक स्टडी जैसी बड़ी टेस्ट भी करी जाती हैं, जिनमें कि पेशाब की थैली को पानी से भरा जाता है और उसी समय उसका प्रेशर भी नापा जाता है। एक विशेष टेस्ट होता है यूरोडायनेमिक स्टडी जो सिर्फ यूरोलॉजिस्ट के यहाँ ही उपलब्ध होता है और इससे हमें काफ़ी पेशाब की थैली के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है ओवर एक्टिव ब्लैडर में इवैल्यूएशन कैसे करें उसका। ओके, तो इस तरीके से जो पेशेंट है इवैल्यूएशन कर सकते हैं। जी सर, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसे टेस्ट के बाद या फिर लक्षणों से पता चल गया है कि उसे ओवर एक्टिव ब्लैडर है। करेक्ट। तो डॉक्टर के पास तो वो जाएगा ही, पर उसी के साथ साथ वो अपनी लाइफस्टाइल में या अपनी जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन कर सकता है जिससे वो थोड़ा बहुत इसे मैनेज कर सके। जी, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में कई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो कि पेशेंट अपने स्तर पर कर सकते हैं जिससे कि उनके सिम्टम को कंट्रोल करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। पहला है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अपना पानी का इनटेक अगर 3 लीटर से ज़्यादा है तो उसको 2 से 2.5 लीटर तक ले आएं। अगर वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम होगा तो आपके सिम्टम्स की सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग ओबीस हैं वो वजन कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं वो स्मोकिंग छोड़ने की प्रयास अगर करेंगे तो उनके सिम्टम्स की सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ एक टेक्निक्स हैं जैसे कि टाइम डिवाइडिंग, यानी कि घड़ी देख के 1 घंटा हो गया तो हमें यूरिन कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि जब पेशाब लगेगी तो जाएंगे। 2 घंटे, 1 घंटे, इसको धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और स्टेप होता है अर्ज इनहिबिशन। अर्ज इनहिबिशन यानी पेशाब करने की बहुत तीव्र इच्छा हमें हुई तो बस उसको 5 सेकंड से हम पोस्टपोन कर दें। 5 सेकंड पोस्टपोन करना कोई बड़ी बात नहीं, कल से उसको 10 सेकंड पोस्टपोन कर दें, फिर 15 सेकंड पोस्टपोन करेंगे। इस तरह से महीने 2 महीने में आप पाओगे कि आप सिग्निफिकेंटली अपनी अर्जेंसी को कंट्रोल कर पा रहे हो। तो ये एक मुख्य स्टेप है। तो इस तरह के कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसको करने से आप अपने सिम्टम्स पे काबू पा सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। करेक्ट। और सर ने बताई दर्शकों ये जो चीज़ें हैं आप कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में कंट्रोल करने के लिए। पर सर किसी को अगर यह महसूस हो गया है या टेस्ट में पता चला है कि सीवियरिटी है तो क्या क्या ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल हैं जिससे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट कर सकते हैं? जी, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेप होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा होता है पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, यानी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। अब ये एक्सरसाइज खुद से भी कुछ लोग इंटरनेट वगैरह से इंफॉर्मेशन लेके करते हैं। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो और उनके फिजियोथेरेपिस्ट मिलकर आपको इस तरह की एक्सरसाइज किस तरह से प्रॉपरली करनी है ताकि इंजरीज ना हो वो आपको बताएंगे। और ऐसे एक्सरसाइज करने से हमारे जो पेशाब की थैली के कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं उनमें शक्ति आती है जिससे कि ये इनकॉन्टिनेंस वगैरह के एपिसोड्स जो है कम हो जाते हैं। ये 2 ट्रीटमेंट हो गए। इसके अलावा कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं, ओरल टैबलेट्स होती हैं और कैप्सूल्स होती हैं जिनसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स पर काबू पा सकते हैं। पहला होता है ब्लैडर स्पेसिफिक एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन, यानी कि पेशाब की थैली तक ही सीमित रहने वाली ऐसी दवाइयाँ मुंह से खाने वाली जो कि कई नामों से आती हैं, सोलिफिनासेन, डेरेफिनासेन, टोलटेरोडीन, इस तरह की मेडिसिन जो आती हैं वो पेशाब की थैली पे नियंत्रण पाने में हमें हेल्पफुल होती है। जनरली इनका कोर्स है 4 से 6 हफ्ते का होता है। शुरुआत में ही 1-2 हफ्ते में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगता है। इस तरह के टैबलेट से लगभग 60 to 70% ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीज जो हैं वो क्योर हो जाते हैं।
तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी। इसके अलावा बीटा 3 एगोनिस्ट नाम की दवाइयाँ होती हैं जिसको मिराबेग्रॉन कहा गया है। ये लेटेस्ट रिसर्च में दवाइयाँ आई हैं। इसमें जो है एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ जिनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ इत्यादि, ये साइड इफेक्ट्स मिराबेग्रॉन जैसी दवाइयों में नहीं होती हैं। तो ये 2 मुख्य क्लास ऑफ मेडिसिन हैं जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में काम में आती हैं। जब ये भी टेक्निक्स ओरल मेडिसिन की फेल हो जाती है तब पेशाब की थैली में बोटॉक्स का इंजेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है। बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी लोग जो है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, रिंकल्स हटाने के लिए चेहरे पे बोटॉक्स लगाते हैं। तो उसी बोटॉक्स का उसका एक आइसोफॉर्म होता है, स्पेशल टाइप होता है जो हम पेशाब की थैली में डालते हैं और उससे ओवर एक्टिव ब्लैडर में काबू पाने में आसानी होती है। जब ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तो लास्ट रिजॉर्ट जो है, पेशाब की थैली की कैपेसिटी अगर बहुत कम हो गई और साथ में ओवर एक्टिव ब्लैडर भी है, तो फिर सर्जरी या ऑपरेशन करके इसे ठीक करना पड़ता है। बट ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट है। ज़्यादातर मरीज, लगभग 70 से 80% मरीज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। ओके, तो ये ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है। सर, ये जो टर्म आपने बोली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जब हम बात कर रहे थे जब भी इसका जिक्र आया था और मैंने भी जब रिसर्च की तो इसके बारे में कुछ पता चला। इसके बारे में अगर आप और कुछ बताना चाहें तो साधारण शब्दों में बताना चाहेंगे तो जो हमारा मल का रास्ता है उसको कंट्रोल करने का वाली जो मसल्स हैं वो और पेशाब को कंट्रोल करने वाली मसल्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो सेम ही होती है। तो हम किसी एक मसल को अगर ट्रेन करें, उसकी कसरत करें तो दूसरे पे कंट्रोल अपने आप आ जाता है। तो इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से हमें यही हम करते हैं कि मल के रास्ते को सिकोड़ कर मन में 1 से 10 तक गिनती करते हैं और तब तक उस मसल को सिकोड़ कर ही रखते हैं और फिर धीरे धीरे 10 से 1 तक गिनते हुए उस मसल को रिलीज करते हैं, उसको ढीला छोड़ते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज सुबह 8 से 10 बार, दोपहर को 8 से 10 बार और रात के समय 8 से 10 बार करने की सलाह जनरली दी जाती है। जब इस तरह की एक्सरसाइज आप 1 से 2 महीने तक करते हैं तो आपके ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स में अच्छा खासा फर्क देखने को मिलता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर में ही नहीं, इन एक्सरसाइजेस से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी, जो महिलाओं में बहुत कॉमन है, उनमें भी राहत मिलती है। ओके सर, एक चीज़ देखी गई है कि जब भी किसी को कोई बीमारी होती है तो बीमारी फिजिकल होती है पर कहीं ना कहीं उसका असर उसके मन पर भी होता है, मस्तिष्क पर भी होता है जी। तो क्या ओवर एक्टिव ब्लैडर के भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो पेशेंट फेस कर सकता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर ही नहीं, इनकॉन्टिनेंस एज ए होल बहुत ही एक इससे सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। ऐसे मरीज जो इनकॉन्टिनेंस से पीड़ित हैं वो बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाना पसंद नहीं करते हैं, गैदरिंग्स को, फैमिली फंक्शंस को अवॉइड करते हैं। तो इस तरह का जो सोशल स्टिग्मा है इस बीमारी के साथ अटैच्ड है। हालांकि कई बार ये लोग शर्म के मारे डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं कि मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। हालांकि उनको पता नहीं होता है कि बहुत ही साधारण दवाइयों से और कभी कभी तो बिना दवाइयों के भी इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। और इसीलिए मैं यही आपके दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जब ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम आपको होती है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। ईजिली ये ट्रीट हो सकती है, इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल मेडिसिन से ये ट्रीट हो सकती है। ये बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत नीचे लेके जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत नीचे लेके जाता है। तो जब हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वही मरीज, उसी मरीज की लाइफ काफ़ी हद तक बदल जाती है। तो यही हमारा संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने आना चाहिए। और यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के मरीज सालाना लगभग 6% मरीज अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, उनको बिना किसी ट्रीटमेंट के। और ये एक स्टैटिस्टिक्स ये भी है, रिसर्च में ये भी पता चला है कि 1 से 3 महीने के रेंज में ओवर एक्टिव ब्लैडर, हर ओवर एक्टिव ब्लैडर के जितने भी पेशेंट हैं उनमें से 1% मरीज को जो है वो इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है, यानी यूरिन लीक शुरू हो जाती है। तो इसे अर्ली पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिम्टम्स की पहचान आप जल्दी करेंगे तो आप यूरिन लीकेज की समस्या तक नहीं पहुंचेंगे, शुरुआत में ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि
इस इंटरव्यू के बाद खासकर जो आपने जो बात कही कि कुछ अगर शर्म लाज हया वाली बात है तो उसे नहीं हमें माइंड करना है और जल्दी से जल्दी जी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। जी। तो थैंक यू सो मच सर, Thank you so हमारी much. टीम की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से। Thank you. तो देवी सज्जनों, हमारे साथ थे डॉक्टर अमित कुमार झा बंसल हॉस्पिटल भोपाल से। हम सर का बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।